नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम ये प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि अब अपने एग्ज़ाम आने वाला है, जो बिहार शिक्षक भर्ती वाला है। उसमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे थे उसके लिए भी आप इसे देख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम क्वेश्चन तो सब वही है, हिंदी साहित्य वही है, ठीक है। तो इसलिए अपना प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ अभी आप वीक हो रहे हो, कितनी चीज़ें और देखनी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है हमारा, आरी नींद लाल को पहला क्वेश्चन कौन सा है? आरी नींद लाल को। तो इसमें उसको किसके प्यार से मतलब बुला रहे हैं इसमें। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी है? हरिओत जी की पंक्तियाँ हैं। किसकी पंक्तियाँ? हरिओत जी की पंक्ति। हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, ये सब किस काल के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं। तो जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। कौन है? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। एक पत्रिका थी आनंद कादम्बनी, दूसरी थी नागरी नीरद, ठीक है। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था इन्होंने। निम्नलिखित कवियों में से कौन अकबर के दरबारी कवि नहीं थे? तो अकबर के दरबारी कवि कौन से नहीं थे? इसमें क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। क्वेश्चन वैल्यू रखता है, लेकिन हमेशा अपने एग्जाम में सरल क्वेश्चन बचाने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि सरल क्वेश्चन से ही हमारी मेरिट बनती है। एक क्वेश्चन भी अगर सरल खराब हो गया तो समझ लो बहुत नुकसान हो जाता है उससे, ठीक है। तो अकबर के दरबारी कवि नहीं है इसमें से कौन से नहीं है? हरिदास नहीं है। हरिदास कौन थे? कृष्ण भक्त कवि है। इन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। रहीम, मनोहर कवि और गंग, ये अकबर के दरबारी कवि। आगे देखते हैं, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो कौन सी पत्रिका है जिसको 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है? तो वो पत्रिका है सरस्वती पत्रिका, ठीक है। सरस्वती पत्रिका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1900 से। पहले 1900 में इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। फिर 1900 से 1903 से 1920 तक, 1903 से 1920 तक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद देवीदास शुक्ल रहे। आगे देखते हैं, मोचीराम किसकी कविता है? तो मोचीराम किसकी कविता है? तो मोचीराम है सुदामा पांडे धूमिल की, जो वो है कविता। सुदामा पांडे धूमिल की एक तो पटकथा भी इनकी पूछी गई है, और एक इनकी है एक जो मतलब इसमें पंक्तियाँ, जो मोचीराम की पंक्तियाँ हैं वो हैं कि मेरी निगाह में ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ठीक है। तो ये पंक्तियाँ इसकी है जो पूछी भी जाती है एग्जाम में। सुदामा पांडे जी को एग्री यंग मैन के रूप में भी जाना जाता है इनका, जैसे एंग्री यंग मैन, ठीक है। अगर पूछे एग्री यंग मैन किसे कहा जाता है तो सुदामा पांडे धूमिल को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? ये निबंध किसका है? तो भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है निबंध किसका है? भारतेंदु जी का निबंध है। भारतेंदु जी की सारी रचनाएं अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं। इनका एक पिछली बार पूछा गया था भ्रूण हत्या, ठीक है, जो इनका निबंध है। एक तो भ्रूण हत्या है, और एक है कश्मीर कुसुम, हिंदी भाषा, भाषा दर्पण, और एक है इनका ईश्वर बड़ा विलक्षण है, ठीक है। ये सब इनके निबंध अच्छे से देख लेना, एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो महत्वपूर्ण कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, और भारतेंदु हैं, प्रेमचंद हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कुछ लेखक तो इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें तुम्हें कोई भी उनकी ना ही रचना छोड़नी है ना उनके बारे में जानकारी छोड़नी है, ठीक है। कुछ ना कुछ उनसे बनते ही हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं,
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाले हैं। तो करुणा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है वो करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाले खाली स्थान दे रखा है। इसमें क्या है? मनोविकार है। क्या है? मनोविकार। रामचंद्र शुक्ल जी ने मनोविकार संबंधी निबंध लिखे थे। इनके निबंध थे मनोविकार संबंधी, जैसे घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, उत्साह। ठीक है, ये इनके मनोविकार संबंधी निबंध थे। और इन्होंने कितने थे? 10 निबंध लिखे थे मनोविकार संबंधी, जो चिंतामणि भाग 1 में संकलित है इनके। ठीक है, उसमें कितने कुल निबंध संकलित है? 17 निबंध संकलित है चिंतामणि भाग 1 में, और उसमें 10 मनोविकार संबंधी निबंध है इनके। और निबंध सम्राट किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। आगे देखते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा सा झिंगोला। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी पंक्तियाँ हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। और ये रामधारी सिंह दिनकर जो है, इनको क्या कहा जाता था? अधैर्य के कवि। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। समय सूर्य अधैर्य का कवि। धर्मेश भारती द्वारा रचित ग्रंथ अंधा युग किस विधा की रचना है? तो अंधा युग किस विधा की रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। और किस विधा की रचना है? ये गीति नाट्य है। ठीक है, और इसका समय पूछ लेते हैं। 1955 की रचना है। ये कब की है? 1955 की रचना है। और इसमें महाभारत के 18वें दिन का मतलब इसमें वर्णन किया गया। पूछ लेते हैं ना कितने कौन से दिन का? तो महाभारत के 18वें दिन का वर्णन इसमें किया गया। आगे देखते हैं। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम न आया। किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पहेली है। तो पहेली किसकी है? अमीर खुसरो ने लिखी। मुकरे, सुख ने, दो सुख ने, गजलें किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। और इसका अगर पूछे उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है दिया। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही? तो इनमें से साहित्यकारों में सबसे कम आयु रही है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। मात्र कितने साल जिए? 35 ईयर। गजानन माधव मुक्तिबोध जिए थे। गजानन माधव मुक्तिबोध की थी शायद, हाँ, गजानन से 47 वर्ष थे। और प्रेमचंद 56 वर्ष। जयशंकर प्रसाद जिए थे 48 वर्ष। लाल तारा के रचनाकार हैं। तो लाल तारा के रचनाकार कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। लाल तारा जो है, अरे ये क्या है? इनका रेखा चित्र है। रेखा चित्र है। राम वृक्ष बेनीपुरी का एक तो लाल तारा है, और एक इनकी माटी की मूर्ति, और एक है इनका मील का पत्थर। ठीक है, जो इनके रेखा चित्र है। आगे देखते हैं। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मि रथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो दिनकर की रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और इसकी कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? महाभारत से। और इसका नायक कौन है? कर्ण है। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो देवकृत देवचरित्र जो किसके जीवन से संबंधित काव्य है? तो ये कृष्ण के जीवन से संबंधित काव्य है। देव रीतिकालीन कवि है, रीति काल के कवि हैं, रीति सिद्ध कवि हैं रीति काल के। और इन्होंने छल नामक संचारी भाव दिया था। किसने? देव ने। कहते हैं ना 34वां छल नामक संचारी भाव किसने दिया था? तो वो देव ने दिया था। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन की रचयिता है। तो सीतायन किसकी रचना है? वो है रामप्रिया शरण की रचना है सीतायन जो है। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाद वध का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो माइकल मधुसूदन दत्त की रचना है मेघनाद वध। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था मैथिली शरण गुप्त ने। और किस नाम से किया था? मधुप उपनाम से। मधुप उपनाम से। पूछ भी लेते हैं मधुप उपनाम से किसने मतलब रचना करी थी? तो मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। और हरिगीति का छंद का बादशाह कौन है? मैथिली शरण गुप्त।
रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है। तो रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? उर्वशी है। और ये गीति नाट्य है, इनकी गीति नाट्य रचना है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था शायद 1972 में मिला था। ठीक है। और एक उर्वशी चंपू किसकी रचना है? वो है जयशंकर प्रसाद की रचना। आगे देखते हैं। धर्मवीर भारती की काव्यकृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? तो कनुप्रिया में किसका वर्णन है? ये राधा के नवीन रूप का। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और इसमें वर्णन किसका है? राधा के नवीन रूप का। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो इसमें से कौन सा लेखक है जिन्होंने अपना लेखन केवल गद्य तक ही सीमित रखा? तो वो मुंशी प्रेमचंद ने रखा। उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। प्रेमचंद नाम इन्हें किसने दिया था? दयानारायण निगम ने दिया था, जो जमाना पत्र के संपादक थे उन्होंने। कैसे उपन्यासकार हैं ये? आदर्शमुख यथार्थवादी उपन्यासकार है। ठीक है। सोए पलाश देखेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो सोए पलाश देखेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा, नचिकेता। पलाश से संबंधित रचनाएं और भी लेखकों ने लिखी हैं। एक तो जैसे इसमें सोए पलाश है ना, तो जैसे पलाश शब्द उनकी रचनाओं में आया हुआ है। ठीक है। जैसे एक तो वह रचना पूरब खिले पलाश, वो है रविन्द्र त्यागी की रचना। अकेला पलाश मेहरुनिशा पन्नेज की रचना है। जाने कितने रंग पलाश के, तो ये रचना किसकी है? जाने कितने रंग पलाश की, ये मृदुला की रचना है। और पलाश वन रचना किसकी है? ये नरेंद्र शर्मा की रचना है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। तो इसमें श्रीधर पाठक की रचना कौन सी नहीं है? तो वैदेही वनवास किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, हरिओद की रचना है। और ये सीता से संबंधित है। चंडी चरित किसकी विशेष साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित किसकी विशेष साहित्यिक रचना है? ये गुरु गोविंद सिंह की रचना है, चंडी चरित जो है। और ये सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, सिखों के अंतिम गुरु। अंतिम गुरु थे। ठीक है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है। तो रहीम की रचना है कौन सी? मदनाष्टक। और इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। एक इनकी रचना है और भी है, लेकिन खेत कोटुकम जातकम इनकी रचना पूछी गई कैसी है? ये ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। और इनका मतलब पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये है ऑप्शन इसमें डी है आनंद मंजरी। तो आनंद मंजरी किसकी रचना है? तो ये आनंद मंजरी जो रचना है पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना। ठीक है। पृथ्वी प्रयाण राधा कृष्ण दास की, नागरी नीरद प्रेमघन की पत्रिका है और रचना भी है। गीत गोविंदा आनंद ये भारतेंदु की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन इसमें हमारा युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रचना है, रेखा चित्र है। ठीक है। और ऋणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणुका है। किसका है? रेणु की। जुलूस रुका है विवेकी राय का रिपोर्टाज है। और तूफानों के बीच रांगे राघव का रिपोर्टाज है। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वो है श्रीराम शर्मा। कौन है? श्रीराम शर्मा है जो बोलती प्रतिमा के रचनाकार हैं। और बनारसीदास चतुर्वेदी के जो रेखा चित्र है, बनारसीदास चतुर्वेदी के ये क्या पता हमने, बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है इनका, रेखा चित्र। और बनारसीदास चतुर्वेदी के जो रेखा चित्र हैं वो रेखा चित्र और सेतुबंध है। ठीक है। और सेठ गोविंदास का है रेखा चित्र चेहरे जाने पहचाने। ठीक है। सेठ गोविंदास का कौन सा? चेहरे जाने पहचाने।
पद्म सिंह शर्मा का संस्मरण है पद्म पराग। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना महादेवी की वर्मा की नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें है बेदिन बेलोग शिव पूजन सहायक, ये है शिव पूजन सहायक का है। किसका है? शिव पूजन सहायक का, बेदिन बेलोग। रेखा चित्र है ये। पद के साथ ही महादेवी वर्मा का संस्मरण है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है, इसमें इनका रेखा चित्र है। महादेव जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो महादेवी वर्मा की रचना है उसमें पशु पक्षियों के, तो मेरा परिवार है, जिसमें पशु पक्षियों का क्या है। पद के साथ ही में साथ इनके साथ के लेखक हैं जिनका इन्होंने वर्णन किया स्मृति की रेखाएं में, इसमें विंटू माधव गिसो ये है, ठीक है, जो इन्होंने वर्णन किया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सॉरी दोस्तों, कौन सुमेलित है? तो सही ऑप्शन बताना है। तो ऑप्शन इसमें है समय के पाँव, डी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी का है। तो समय के पाँव किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का रेखा चित्र है। सुधिया उच्च चंदन के वन की, तो सुधिया उच्च चंदन के वन की ये विष्णुकांत शास्त्री का है, विष्णुकांत शास्त्री। और जिसके साथ जिया ये है अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर का। भूले बिसरे चित्र हैं भगवती चरण वर्मा का, ठीक है, भूले हुए चेहरे नहीं है भगवती वर्मा का, ठीक है। भूले हुए चेहरे किसका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन है? वो है हरिओद। हरिओद जी के उपन्यास हैं दो, एक तो अधखिला है और एक इनका है ठेठ हिंदी का ठाठ। आगे देखते हैं, जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? तो जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और किसका है? इलाचंद जोशी का है, इला चंद्र जोशी, ठीक है। जैनेन्द्र अज्ञा जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी और देवराजी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार। बिहारी सस्सई में दो हैं, तो बिहारी सस्सई में दो किससे हैं? 719 है या 713 भी आते हैं ऑप्शन में, ठीक है। कैसे ये बिहारी सस्सई बिहारी की एकमात्र रचना है जो मुक्तक में है और दोहे में है और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें है, ठीक है। घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं? तो घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? रीतिकाल के कवि हैं तो ब्रज भाषा में ही इनकी रचना है, ठीक है। रीतिकाल की कामकाज की भाषा तो फारसी भाषा थी और जो रचनाएं लिखी गई हैं रीतिकाल में ब्रज भाषा में थी रीतिकाल की। प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद है। प्रेम के पीर के कवि किस कहा जाता है? घनानंद को कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेना अच्छे से। इनकी रचनाएं जैसे सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली और कृपा कांड, ठीक है, ये सारी रचनाएं पूछी जाती है। इनकी प्रेयसी थी सुजान। गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। फागु किसने लिखी हैं सबसे ज़्यादा? तो वो पद्माकर ने लिखे हैं रीतिकाल में, ठीक है। इनकी रचनाएं जैसे हिम्मत बहादुर, वृद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, कली पचीसी, इनकी सारी रचनाएं देख लेना अच्छे से, ठीक है। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर खेलन आयो हो रही, ये पंक्तियाँ बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई थी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? पद्माकर की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। और कवि शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी? पद्माकर को कवि शिरोमणि, कवि शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी? पद्माकर को। निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, इसमें से अष्टछाप के कवि नहीं है तो कौन से नहीं है? तार सप्तक के कवि भी ऐसे पूछ लेते हैं, ऐसे अष्टछाप के अच्छे से देख लेना कि कौन से तार सप्तक में कवि नहीं है, चारों सप्तकों को, ठीक है। तो अष्टछाप में कवि नहीं है। सूर कुम्मन, परमानंद कृष्ण, चित गोविंद, चतुर्भुज नंद, ये सब है तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी है जो नहीं है, ठीक है। अष्टछाप की स्थापना किसने की? विठलनाथ ने
1565 ईस्वी में। ठीक है, इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे या 4 विठलनाथ जी के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया? तो पुष्टि मार्ग का परिवर्तन किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य ने किया था। और पुष्टि मार्ग मतलब जैसे कहते हैं मतलब कितने प्रकार के जीव होते हैं पुष्टि में। ठीक है, तो वो 3 प्रकार के जीव थे। एक तो थे मर्यादा प्रभा, एक तो मर्यादा प्रभा वो पुष्टि। ठीक है, इस तरह से। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए। डिंगल भाषा बनती है राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। और पिंगल बनती है ब्रज प्लस अपभ्रंश। तो ये बन गई कौन सी भाषा? पिंगल भाषा। महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण किसकी रचना है? तो ये पुष्पदंत की रचना है महापुराण जो है। और 10वीं शताब्दी के हैं। पुष्पदंत कब के हैं? 10वीं शताब्दी के हैं। हिंदी के भवभूति। और अपने को अभिमान मेरु किसने कहा था? पुष्पदंत ने कहा था। ठीक है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली हुई है अपशोर यानी से। इसका क्रम भी लगाने के लिए आ जाता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ठीक है, हिंदी या खड़ी बोली, इस तरह से इनका क्रम है। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है? तो मथुरा, आगरा, धौलपुर और ग्वालियर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है मेरठ और मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर। कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली। और अवधी बोली जाती है कहाँ? अवधी बोली जाती है लखनऊ, इलाहाबाद और जौनपुर। तो इधर बोली जाती है अवधी भाषा। और ये है बांगरू मतलब हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू। ठीक है, तो रोहतक, हिसार, हरियाणा ये बांगरू बोली जाती है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। एक बार पूछा गया था हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? तो कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से हुआ है। कोरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। अवधी बंगेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है। और ब्रज, मुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली तो ये किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। और राजस्थानी की मेवाती, मेवाड़ी और बिहारी की मगही, मैथिली और भोजपुरी है। मेवाती किस उपवर्ग की बोली है? तो मेवाती किस उपवर्ग की बोली है? राजस्थानी हिंदी की बोली है मेवाती जो है। मगही, मैथिली, सॉरी दोस्तों, मेवाती, मेवाड़ी और राजस्थानी। आगे देखते हैं, मागधी अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से किस भारतीय भाषा का विकास हुआ है? मराठी का। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। किसका विकास नहीं हुआ? सॉरी दोस्तों, इसमें है किसका विकास नहीं हुआ। बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 ए के अनुसार।
संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो वो हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इसमें सारे अनुच्छेद अच्छे से देख लेना, एक अनुच्छेद जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। भारत की प्रथम देश भाषा है, तो भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? वो है पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, तो देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए एक संकेत है इसमें। अमेय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्ना जियत मनत झुकी झुकी परत जी है चितवन इतवार, किसकी पंक्तियां हैं? मतलब तो ये पंक्तियां हैं रसलीन की पंक्तियां हैं और अंग दर्पण से ली गई हैं, अंग दर्पण से ली गई हैं। और कौन सा अलंकार है? यथा संख्या, यथा संख्या अलंकार है। बरमे रामायण किसकी रचना है? तो बरमे रामायण किसकी रचना है? ये तुलसीदास जी की रचना है और इसमें कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। अवधी भाषा की रचना है ये इनकी। निम्नलिखित हिंदी भाषी कवियों में किसका संबंध असम से था? तो किसका संबंध असम से था इसमें? तो इसमें है ऑप्शन हमारा सी, शंकर देव का। और नामदेव का कहाँ से संबंध था? महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से नामदेव का। और नरसी जो है नरसी मेहता, ये गुजरात से था इनका संबंध, गुजरात से था इनका संबंध। और चैतन्य महाप्रभु बंगाल के थे, बंगाल। ठीक है। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्तियां हैं? तो ये तोड़ने, किसको तोड़ने? अगर मुक्ति पानी है तो तोड़ने ही होंगे। तो ये पंक्तियां इस तरह से याद कर लेना, मुक्तिबोध की पंक्तियां। और मुक्तिबोध किस लिए प्रसिद्ध है? फैंटेसी के लिए। कौन प्रसिद्ध है? फैंटेसी, फैंटेसी के लिए मुक्ति प्रसिद्ध है। सानेट के लिए त्रिलोचन प्रसिद्ध है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो इसमें से रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रसमीमांसा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन उच्चारण तालु से होता है? तो इसने याद कर लेना, ईचू यसा नाम तालु। तो ऑप्शन इसमें सी है। मैंने बड़माला की एक वीडियो बना के डाली है, उसमें बहुत अच्छे से समझा है कि आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा कैसे हम याद करें इसे। ठीक है, उसे एक बार जरूर देख लेना क्योंकि बड़माला से एक क्वेश्चन जरूर आता है। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं इसमें? तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही है, उत्सुकता, अभिलाषा। नीचे दिए गए अक्षर, काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थ शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। तो आजकल के घरों में सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो है बैठक या ड्राइंग रूम। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का अर्थ है, तो अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ क्या है? अपनी प्रशंसा स्वयं करना। निम्न में से बर्तने की दृष्टि से शुद्ध है, तो इसमें बर्तने की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो पूज्य, ये गलत है, तो इसका होगा पूज्य। ये परीक्षण, परीक्षण होगा। ये प्राण है, प्राण नहीं है। और ये सही है, तो ऑप्शन हमारा डी है इसमें। चा छा जा झा का उच्चारण होता है, तो इचू यशा नाम तालु किससे होता है? तालु से। और चा छा जा कैसे बाढ़ है? ये स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी बाढ़ है। साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम का प्रयोग अंग्रेजी में नहीं होता, केवल हिंदी में होता है पूर्ण विराम का प्रयोग। अपेक्षा का विलोम है, तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा होगा। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, तो हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? धीरे धीरे, हाथों हाथ, रात रात, दिन दिन। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। कर्मधारियों में विशेषण विशेष्य होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उसने उसे छल से पराजित किया, छल से में कौन सा कारक है? तो
छल से में मतलब करण कारक, ठीक है, साधन के रूप में प्रयोग किया। छल तो छल से पराजित किया, करण कारक। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अच्छे से देख लेना। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग संबंध का के किया, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है, इस तरह से। तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन हमारा एक सही होगा, अमृत। अमृत तत्सम शब्द है। इसमें अमृत तत्सम शब्द है। और जो काठ, काठ का क्या होगा? काष्ठ। काठ का होगा काष्ठ। माता का होगा मात्र। बंदर का होगा बानर, ठीक है। ये इनके तत्सम हो गए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं, इनकी डेफिनेशन देकर पूछ लेते हैं कि जो संस्कृत के बाद जैसे है वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और कुछ रूप परिवर्तन के बाद जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा एक है आम्र। ये आम का तत्सम शब्द है। और ये दूध का दुग्ध होगा। खिड़की देशज शब्द है, देशज। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? ईलाचंद जोशी हैं। अज्ञे जैनेन देवराज ईलाचंद जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, कुबेर नाथ राय और विद्यानिवास मिश्र, ये कैसे हैं? ये है ललित निबंधकार। अलीगढ़ का बोली क्षेत्र है, तो अलीगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा। अलीगढ़ में ब्रजभाषा बोली जाती है। किस सूचना का दूसरा नाम अल्लाह है? तो मतलब सॉरी दोस्तों, किस रचना का दूसरा नाम अल्लाह खंड है? तो अल्लाह खंड किसका नाम है? परमाल लासू का। और किसकी रचना है? ये जगनिक की। और ये कहाँ गाई जाती है? बुंदेलखंड में, और वर्षा ऋतु में गाई जाती है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? घोटक, घोड़ा। और घोड़े के पर्यायवाची और भी हैं, जैसे एक तो है इसका है बाजी, घोड़ा, तुरंग, सेंधा। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये घोड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और दिनकर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? दिनकर का मतलब होता है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची है सूर्य, रवि, भानु, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। और अनंत ये पर्यायवाची है किसका? आकाश का। आकाश का पर्यायवाची है अनंत। और सूर्यपति इंद्र का पर्यायवाची है। आंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द है, तो आंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम और आकाश। ऑप्शन बी सही है इसमें। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है, तो रामचरितमानस नामक महाकाव्य की शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली है। इसमें कितने कांड है? 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तरकांड, इस तरह से 5 कांड है। लिखने में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 7 महीने लगे थे इसे। और इसकी भाषा कौन सी है? अपरिनिष्ठित अवधि भाषा है रामचरितमानस की। आगे देखते हैं। जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं किस में होती हैं? चौपाई में होती हैं। रोला में कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं होती हैं। और दोहे में 13, 11। और 11, 13 किस में होती हैं? सोरठा में। तो ये तो मतलब अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक, ठीक है। दोहा और सोरठा, रोला और चौपाई सममात्रिक छंद। सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग है? तो इसमें सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें अलंकार है यमक अलंकार। पहला का अर्थ है सजना, दूसरे का अर्थ है पति, मतलब सजना के लिए, ठीक है। तरणी के ही संग तरल तंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में, इसमें प्रयुक्त अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक तो तरणी नाप के लिए है, और एक तरणी है उसके लिए, ये क्या कहते हैं? सूर्य के लिए, ठीक है।
इसमें यमक अलंकार में क्या होता है, दो शब्द आते हैं लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में है, तो सम उपसर्ग का माँ किस शब्द में है, तो वो संवाद में है। ऑप्शन बी सही है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बस उत्तम पुरुष सर्वनाम है। सर्वनाम वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं, वो अलग है ये, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है ये। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मीरा जोर से हंसी, तो मीरा जोर से हंसी ये वाक्य किस प्रकार का समुचित उदाहरण है, तो ये हंसना, रोना, सोना, ये किस प्रकार के इसमें होते हैं, जिसमें आ जाए अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, सकर्मक और अकर्मक। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है, तो कौन सा वाक्य है जो आसन्न भूतकाल में है, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। मैंने आम खाया। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6, और काल कितने होते हैं, 3। कौन से, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आँच का अर्थ है, तो आँच का अर्थ क्या है, तो आँच का अर्थ है इसमें से गर्मी, लपट और हानि, ये आँच का अर्थ है। हम हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, सॉरी दोस्तों, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। तो इसमें वाक्य में अव्यय पद कौन सा है, तो हमेशा अव्यय पद है। क्या है, अव्यय। अव्यय वो होते हैं जिसमें हम मतलब कुछ बदलाव नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अव्यय कहलाते हैं। और ये कैसा अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें मतलब समयबोधक होता है, एक अवधिबोधक होता है, एक समयबोधक, अवधिबोधक और एक पुण्यबोधक। ठीक है। उद्गम की दृष्टि से अमीर है, तो उद्गम की दृष्टि से अमीर किस प्रकार का शब्द है, तो अमीर जो है इसमें ऑप्शन बी सही है, विदेशज शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, देशज। ठीक है, इस तरह से कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ठीक है, आज के अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पूरा मॉडल पेपर मैंने तैयार मतलब करवा दिया है। इसके बाद अपने 1-2 प्रैक्टिस सेट अभी और करेंगे लगातार, और बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे। आपके पास जो भी क्वेश्चन है, लेकिन 1-2 बार देकर पूरन से जो आपका व्याकरण है, उसे एक बुक है जो वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, उससे देख लेना। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ऑथेंटिक बुक है, वो व्याकरण के हिसाब से। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।